थर्ड स्टेज है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जो कि सेक्शन 13 के अंदर डिस्कस किया गया है। इस स्टेज पर यह होता है कि जब कोर्ट ने जो नोटिस ऑफ हेयरिंग दिया था, हम लोग का नेक्स्ट पिछले स्टेज में हम लोग डिस्कस किया था कि जब जो कोर्ट ने जो डेट ऑफ हेयरिंग दी थी, उस डेट ऑफ हेयरिंग पे या अगर किसी वजह से वो डेट एडजर्न हो जाती है, तो जो एडजर्न डेट ऑफ हेयरिंग है उसके ऊपर जब पार्टीज़ आती हैं तो वो जो ये दरख्वास्त दी हुई है, इस दरख्वास्त के फेवर में या फिर इसके अगेंस्ट जो भी सबूत वगैरह पेश किए जाते हैं, स्टेज पर कोर्ट जो है वो एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड करती है डिसीजन पर पहुंचने के लिए। तो ये होता है तीसरे स्टेज में अब ये एविडेंस रिकॉर्ड हो गए। अब इसी तरह इसी स्टेज पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हो सकता है कि जब ये कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर रही है, ये प्रोसीडिंग चल रही है गार्डियन को अपॉइंट करने के हवाले से, तो कोर्ट को पता चलता है कि एक तो मेरे पास ये सेम प्रोसीडिंग आई हुई है, बिल्कुल इसी तरह इसी सेम नेचर की प्रोसीडिंग इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली किसी दूसरे कोर्ट के अंडर भी चल रही है। तो अब इस सिचुएशन पर कोर्ट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होती है, उसे क्या करना चाहिए, तो ये बताया गया है सेक्शन 14 में। और जब हम लोग सेक्शन 14 में जाते हैं तो इसी पॉसिबिलिटी, इसी सिचुएशन के हवाले से दो सिनेरियो आपके सामने आते हैं। नंबर 1 तो ये कि ये जो दो कोर्ट हैं जिनके अंदर ये साइमल्टेनियसली ये जो प्रोसीडिंग चल रही है गार्डियन की अपॉइंटमेंट के हवाले से, ये दोनों कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हों। अगर तो ये एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे तो इस सिचुएशन के अंदर इन्होंने 3 काम करने हैं। नंबर 1 तो ये कि इन्होंने प्रोसीडिंग को रोक देना है, स्टे आउट कर देना है। सेकेंडली इन्होंने ये मैटर हाई कोर्ट को रेफ़र कर देना है, क्योंकि ये एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, इसलिए हाई कोर्ट को मामला रेफ़र कर देंगे कि अब आप डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए। तीसरा एक्शन ये है कि अब जो हाई कोर्ट मैटर डिसाइड करता है कि क्या आपको करना चाहिए, किस कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलेगी, इन्होंने इस चीज़ को फॉलो करना है। दूसरा सिनेरियो या दूसरा कंसिक्वेंस ये है कि जब ये दो कोर्ट जिनके अंदर साइमल्टेनियसली तौर पर प्रोसीडिंग चल रही है गार्डियन के अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो दोनों कोर्ट ही सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट ना हो, तो अब इस सिचुएशन पर इन कोर्ट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होती है, इन पर भी 3 ही ऑब्लिगेशन होती है ना, 3 काम ही करने होते हैं। नंबर 1 तो ये कि उन्होंने इस प्रोसीडिंग को स्टे आउट कर देते उसे रोक देना होता है। दूसरा ये कि उन्होंने ये मैटर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रेफ़र करना है। और थर्डली ये कि अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस मामले में डायरेक्शन देती है, इन्होंने उसको फॉलो करना होता है। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेज पे। जो कि है डिसीजन यानी पासिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का वर्ड यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो प्रोसीडिंग तब स्टार्ट होती है जब एप्लीकेंट दरख्वास्त जमा करवाता है। इसीलिए अब चूँकि यहाँ पर स्टार्ट इनकम जो है यहाँ पर जो इनपुट है वो एप्लीकेशन की सूरत में दिया जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आउटपुट आएगा एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग जो चीज़ आएगी वो ऑर्डर होगा। यहाँ पर डिक्री नहीं पास होगी क्योंकि यहाँ पर सूट नहीं किया गया था। डिक्री हमेशा सूट के रिज़ल्ट की सूरत में आती है, वो उसका आउटकम होती है। तो यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन जो कोर्ट का आता है वो ऑर्डर की सूरत में आता है। खैर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो 4th स्टेज है गार्डियन के अपॉइंटमेंट के हवाले से वो है डिसीजन का ऑर्डर पास करने का। तो जब कह रहे हैं डिसीजन की बात आती है ना, तो अब अगेन यहाँ पर 2 सिचुएशन आती हैं, कोर्ट के पास 2 तरह के वो यानी ऑर्डर पास कर सकती है। नंबर 1 ऑर्डर तो ये कि तो पहला ऑर्डर जो हो सकता है वो रिजेक्शन की सूरत में हो सकता है, यानी या कोर्ट जो है वो आपने जो दरख्वास्त जमा करवाई कि मुझे गार्डियन अपॉइंट किया जाए वार्ड का, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जब कोर्ट रिजेक्शन का ऑर्डर पास करती है तो इस सिचुएशन में आगे 2 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। नंबर 1 तो ये रेमेडी के इस सिचुएशन में आपके पास क्या रेमेडी होती है। रेमेडी ये है कि आपके पास अपील की रेमेडी होती है इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 47 सब क्लाउज ए ऑफ दिस एक्ट। सेकंड सिचुएशन जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है इस ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन में, वो ये है कि वो कौन से केसेस हैं जहां पर कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं करती। तो उसके लिए हमें सेक्शन 19 को देखना पड़ेगा, और जब सेक्शन 19 को हम देखते हैं तो वहां पर हमें 2 सिनेरियो 2 सिचुएशन नज़र आती हैं, क्योंकि एक तो है गार्डियन फॉर प्रॉपर्टी के हवाले से और एक है गार्डियन फॉर पर्सनैलिटी ऑफ वार्ड के हवाले से। यानी हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि कब जो है कोर्ट जब वार्ड की प्रॉपर्टी के हवाले से गार्डियन को अपॉइंट नहीं करती, और कब जो है वो कोर्ट जो है वो वार्ड की पर्सनैलिटी के हवाले से गार्डियन को अपॉइंट नहीं करती। सबसे पहले प्रॉपर्टी के लिहाज से देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से कब नहीं गार्डियन अपॉइंट करती कोर्ट। तो उसकी सिर्फ एक ही सिचुएशन है,
तो उसकी सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि जब वार्ड की जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट ऑफ वार्ड के सुपरिटेंडेंस में यानी उसकी सरपरस्ती में हो, यानी जब वो उसके ही अंडर कंट्रोल है, तो अब जब वो उसके अंडर कंट्रोल है ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ वार्ड की, तो वो इसके लिए कोई गार्डियन क्यों अपॉइंट करेगी। तो जब इस सिचुएशन में वो वार्ड की प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं करती, और अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो अगर आप दरख्वास्त दोगे भी तो आपका जो दरख्वास्त है वो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। दूसरा सिचुएशन जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है कि कब जो है कोर्ट वार्ड की पर्सनैलिटी उसकी पर्सन के हवाले से जो है वो गार्डियन अपॉइंट नहीं करती। तो उसमें 3 सिचुएशन है। नंबर 1 ये कि अगर वो जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है वार्ड के गार्डियन अपॉइंट होने के लिए वो माइनर फीमेल है और वो शादीशुदा हो और उसका हस्बैंड अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ कोर्ट वो अनफिट पर्सन ना हो गार्डियन अपॉइंट होने के लिए, तो इस सिचुएशन में भी वो गार्डियन अपॉइंट नहीं करेगी। जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड है तो वो अब उसे गार्डियन अपॉइंट करेगी। आगे ये सेक्शन 21 जो है इस एक्ट का, उसके अंदर भी ये बात सेम डिस्कस नहीं, वो तो माइनर के हवाले से खैर, अलबत्ता इस सिचुएशन में जो है वो पर्सनैलिटी के हवाले से गार्डियन अपॉइंट नहीं होता वार्ड का। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब वो माइनर का जो है वो बाप हयात हो और वो भी जो है वो अनफिट पर्सन ना हो अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ कोर्ट गार्डियन अपॉइंट होने के हवाले से, तो एक इस कंडीशन में भी जो है वो कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं करती फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ वार्ड। और तीसरी सिचुएशन ये है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है वार्ड की, वो कोर्ट ऑफ वार्ड की ज़ेर निगरानी उसकी सुपरिटेंडेंस उनके कंट्रोल में है, और वही कोर्ट ऑफ वार्ड फर्दर जब उसकी वो प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता है, वो कोर्ट ऑफ वार्ड ही कम्पिटेंट है कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी कोई गार्डियन अपॉइंट कर दे। तो इस सिचुएशन में भी इन 3 केसेस के अंदर वो वार्ड की पर्सनैलिटी के हवाले से गार्डियन अपॉइंट नहीं करती। तो ये आपके पास पहला सिनेरियो तो हो गया कि जब ऑर्डर पास करती है कोर्ट, तो पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि वो आपको गार्डियन अपॉइंट ना करे, आपकी वो दरख्वास्त रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट वो जब करेगी तो अब आपके पास रेमेडी है अपील की, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किन केसेस के अंदर कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं करती। आया जब वो प्रॉपर्टी के हवाले से दरख्वास्त दी होती है तब एक ही सिचुएशन है, और जब पर्सनैलिटी के हवाले से वार्ड की पर्सनैलिटी के हवाले से आप गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हो तब 3 सिचुएशन है जब कोर्ट गार्डियन अपॉइंट नहीं करती। नंबर 1 हमने कहा कि वो जिसके लिए आप गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हो वो शादीशुदा है, उसका हस्बैंड जो है वो अनफिट पर्सन नहीं है गार्डियन अपॉइंट होने के लिए। सेकेंडली बच्चा है तो उसका बाप जिंदा है, वो भी अनफिट पर्सन नहीं है कोर्ट की नज़र से गार्डियन अपॉइंट होने के लिए। अब वो इन लोगों के होते हुए किसी और बंदे को गार्डियन क्यों अपॉइंट करेगी। तो इस सिचुएशन में अगर किसी ने दरख्वास्त दी भी होगी तो उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर देगी। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर उसकी कोर्ट ऑफ वार्ड के पास पहले उस उसकी वार्ड की प्रॉपर्टी उसकी कंट्रोल में है, उसकी कोर्ट ऑफ वार्ड के कंट्रोल में है, और वो कम्पिटेंट है कि जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रही है वो उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी कोई गार्डियन अपॉइंट करते, तो वो खुद से डिसाइड करेगी। अब आप अगर दरख्वास्त दे भी रहे हो तो वो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देगी। अगर वो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर देती है और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपको लगता है कि सही नहीं हुआ आपके साथ, तो आपके पास ये नहीं है कि आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आपके पास रेमेडी है, और वो रेमेडी अपील की सूरत में है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि सेक्शन 47A के तहत आप लोग इसी एक्ट के तहत अपील दायर करोगे कोर्ट के इस ऑर्डर के ख़िलाफ़। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा जो आउटकम है, दूसरा जो सिनेरियो है इस ऑर्डर के अंदर, इस डिसीजन के अंदर, वो है अपॉइंटमेंट का, कि ये तो बुरा हुआ ना आपके साथ कि आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। दूसरी सिचुएशन जो है वो अच्छी सिचुएशन भी है कि हो सकता है कि कोर्ट आपका जो एप्लीकेशन है उस पर आपको गार्डियन अपॉइंट कर दे। दूसरी सिचुएशन ये है कि कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन कर दिया। अब जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन ये 6 हेडिंग्स हैं जो कि स्क्रीन पर शो हो रही हैं। ये 6 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। नंबर 1 कि कोर्ट कब जो है वो गार्डियन अपॉइंट करती है, ये सेक्शन 7(1) के अंदर डिस्कस किया गया है कि कब कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करती है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि जब कोर्ट ऑफ वार्ड सेटिस्फाई हो जाती है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर ये ज़रूरी है कि कोई गार्डियन अपॉइंट किया जाए, तो इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट जो है वो गार्डियन अपॉइंट कर देती है। यानी सेकंड चीज़ है ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट में, पहले तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ना कि कोर्ट कब गार्डियन अपॉइंट करती है, जिसका हम लोगों ने कहा कि सेक्शन 7(1) के तहत जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर ये ज़रूरी है कि वार्ड के लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाए, तब कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर देती है। सेकंड ये है कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर कोर्ट फिर समझती है कि हाँ भाई ये ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर हमें गार्डियन अपॉइंट करना चाहिए। वो किन फैक्टर्स को देख के कोर्ट ये डिसाइड करती है कि मुझे गार्डियन अपॉइंट करना चाहिए, वो सेक्शन 17 के अंदर डिस्कस की गए हैं। वो नॉर्मली 4 चीज़ें हैं
बेस के ऊपर कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि हमें गार्डियन अपॉइंट कर देना चाहिए फॉर वार्ड। नंबर 1 जो है पर्सनल लॉ ऑफ द माइनर, दूसरा ये है वेलफेयर ऑफ द माइनर, थर्ड ये कि जो उसकी विशेज़ हैं अपनी माइनर की उसको देखते हुए, और फोर्थ ये कि जो विलिंगनेस ऑफ द गार्डियन क्या है, वो गार्डियन अपॉइंट होना भी चाहता है कि नहीं। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर देख कर जो है वो कोर्ट जो है एक गार्डियन अपॉइंट कर देती है फॉर वार्ड। अगर इन फैक्टर को अब हम डिटेल से अगर सेक्शन 17 के अंदर डिस्कस करें तो वो ये मैंने कहा पहले 4 फैक्टर्स हैं ना जिनको देख के कोर्ट डिसाइड करती है कि मुझे गार्डियन अपॉइंट कर देना चाहिए वार्ड में। पहला फैक्टर ये है कि वो पर्सनल लॉ देखती है माइनर का, मतलब पर्सनल लॉ मतलब वो बच्चा शिया है या सुन्नी है, उस हिसाब से वो कोर्ट देखती है कि इसकी वेलफेयर के लिए कौन सा गार्डियन मुझे अपॉइंट करना चाहिए, कहाँ पर इसकी वेल बीइंग है इस बच्चे की। एक तो उसको देखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है कि मुझे इस मतलब ये बंदा गार्डियन अपॉइंट करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो गार्डियन है उसकी विलिंगनेस को देखते हुए, मतलब अगर वो डिज़ायर है गार्डियन, ये नहीं है कि वो बनना नहीं चाहता और कोर्ट से अपॉइंट कर दे, बगैर गार्डियन की विलिंगनेस के उसे किसी की भी उसको गार्डियन अपॉइंट किया जा ही नहीं सकता। दूसरा ये फैक्टर देखते हुए कि हाँ वो खुद भी बच्चे को चाहता है, तो इस सिचुएशन में एक तो इस फैक्टर को देख के कोर्ट जो है वो गार्डियन अपॉइंट करती है। तीसरा फैक्टर है उस बच्चे की अपनी डिज़ायर, उस बच्चे की अपनी विशेस। अगर तो वो इतना मैच्योर है कि वो डिसाइड कर सकता है, इंटेलिजेंट प्रेफरेंस कर सकता है कि मेरे लिए कौन सा पर्सन, मैं किसके साथ सही कंफर्ट जोन में रहूँगा, तो अगर वो इतना है तो उस चीज़ को देखते हुए भी यहाँ पर ये लाजमी नहीं है, ये डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है उस चीज़, इधर मेक आवर लिखा हुआ है, मतलब कि कोर्ट इस माइनर की विशेस को भी देखकर डिसाइड कर सकती है कि कौन पर्सन इसका गार्डियन होना चाहिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देख के जो है वो वार्ड का गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, वो है वेलफेयर ऑफ द माइनर। और जब हम लोग वेलफेयर की बात करते हैं कि मतलब वेलफेयर की जिसको देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि कौन इसका गार्डियन होना चाहिए वार्ड का, तो जब हम लोग वेलफेयर की बात करते हैं तो वो फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर डिसाइड होती है बच्चे की वेलफेयर। नंबर 1 तो ये कि जो कानून है जिसका वो सब्जेक्ट है, वो बच्चा, वो वार्ड जिसके लिए गार्डियन अपॉइंट हो रहा है, उसकी सर्कमस्टांसिस के लिहाज से कौन सा पर्सन उसका गार्डियन अपॉइंट होना चाहिए। एक तो उस कानून को देख के उसकी वेलफेयर डिसाइड होती है। दूसरा उसकी वेलफेयर डिसाइड होती है उसकी एज, सेक्स और रिलीजन की बेस को देखते हुए। तीसरा इसकी वेलफेयर डिसाइड होती है इसके प्रपोज गार्डियन के करेक्टर कैपेसिटी को देखते हुए, और इसका जो करीबी रिश्ते हैं उनको देखते हुए, और इसकी जो माइनर के जो डिजीज़ पेरेंट हैं यानी जो फात पा चुके पेरेंट, उनकी क्या विशेष थी कि कौन इसका गार्डियन हो, और इसके जो प्रपोज गार्डियन के साथ कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको देखते हुए, इन तमाम नुक्ता नज़र को देखते हुए जो इसकी वेलफेयर के लिए चीज़ ठीक नज़र आ रही होती है ना, मतलब वेलफेयर जो है ना माइनर की, ये 4-6 फैक्टर हैं जिनके ऊपर कोर्ट डिसाइड करती है। एक तो उसके कोई जो पुराने रिश्ते हैं उनके साथ, ये जो प्रपोज गार्डियन है उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है, बच्चे की जो लॉ है जिसका वो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से क्या ऑर्डर इसकी लिए पास करना सही रहेगा, इसके जो वालदैन जो फात पा चुके हैं उनकी क्या विशेष थी कि कौन इसका गार्डियन हो, प्रपोज गार्डियन के करेक्टर कैपेसिटी, उसके एज, सेक्स और रिलीजन, माइनर के इस अराउंड को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, यानी ये जो फैक्टर्स हैं इनको देखते हुए कोर्ट कहती है कि इसकी वेलफेयर के लिए कौन सा ऑर्डर पास करना चाहिए। इसकी बेस पर जो है वो कोर्ट जो है वो उसका गार्डियन अपॉइंट कर देती है। यानी कि जब ऑर्डर अपॉइंट गार्डियन को अपॉइंटमेंट करने का जब कोर्ट पास करती है तो वो ये 4 फैक्टर है सेक्शन 17 के तहत जिसको देखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ये सही है कि मुझे इसके लिए कोई गार्डियन अपॉइंट कर देना चाहिए, तो तब कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर देती है। और अब हम आ जाते हैं कि इसके जो तीसरी हेडिंग है कि सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ गार्डियनशिप, कि ये जो गार्डियनशिप का ऑर्डर है, मतलब ये गार्डियन जो है वो कोर्ट किस हवाले से जो है वो अपॉइंट करेगी फॉर माइनर, तो वो हो सकते हैं या 2-3 ये 2 हो सकते हैं। एक नंबर 1 तो ये कि या तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए होगा ऑर्डर ऑफ गार्डियनशिप माइनर की, या फिर उसकी पर्सनैलिटी के लिए होगा, या फिर दोनों के लिए हो सकता है। ये भी सेक्शन 7 के अंदर चीज़ डिस्कस की गई है। अब आ जाते हैं कि कंसिक्वेंस ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि कोर्ट ने ये जो ऑर्डर पास कर दिया, गार्डियन अपॉइंट कर दिया, तो आगे अब इसके क्या कंसिक्वेंस होंगे, तो ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। कंसिक्वेंस की बात करें तो वो 2 हैं। नंबर 1 कंसिक्वेंस है
अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट द रिमूवल ऑफ अ गार्डियन हु प्रोवाइड हिज सर्विस वॉलंटरीली, यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर तो कोर्ट के इस ऑर्डर को पास करने से पहले, यानी गार्डियन के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर को पास करने से पहले अगर कोई गार्डियन था फॉर वार्ड, लेकिन वो अपनी सर्विसेज वॉलंटरी तौर पर प्रोवाइड कर रहा था, उसके ना तो किसी विल के थ्रू, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट और ना ही किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसे अपॉइंट किया गया था, तो अब इस ऑर्डर के पास आउट होने के बाद वो जो वॉलंटरी सर्विस गार्डियन होता है वो ऑटोमेटिकली तौर पर रिमूव हो जाएगा। दूसरा कंसिक्वेंस जो है वो इस ऑर्डर का ये होगा, जो कि अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट बताया हुआ है कि ये जो नया अपॉइंट गार्डियन है वो तब तक नहीं अपॉइंट होगा जब तक जो पहला अपॉइंटेड गार्डियन है उसकी पावर सीज ना हो जाए। ये सिचुएशन है कि अगर इस कोर्ट के जो गार्डियन को अपॉइंटमेंट करने का ऑर्डर तो पास कर दिया है, लेकिन उससे पहले एक पर्सन था, यानी बतौर गार्डियन जो था कोई एक पर्सन था जो कि माइनर का था, अपॉइंट हुआ बाय विल था या फिर बाय इंस्ट्रूमेंट, किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट या किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो अपॉइंट हुआ था, वो वॉलंटरीली नहीं था। और अब जब ये ऑर्डर पास आउट हुआ है तो ये जो न्यू अपॉइंटेड गार्डियन है वो तब तक अपने इस गार्डियन के ऑफिस को होल्ड डाउन नहीं कर सकता जब तक ये जो पहला अपॉइंटेड गार्डियन है इसकी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो है वो पावर सीज आउट नहीं हो जाती। और वो आगे हम फर्दर टर्मिनेशन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि किन किन तरीक़ाकार के तहत जो है वो ये जो गार्डियन अपॉइंट होता है उसकी पावर सीज होती है। जो लिहाजा हम लोगों ने कहा कि जब ये ऑर्डर पास आउट हुआ है, कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया है, तो इसके दो कंसिक्वेंस हैं। नंबर 1 कंसिक्वेंस तो ये है कि वो गार्डियन जो कि वॉलंटरी तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उससे इस ऑर्डर के तहत उसकी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो वॉलंटरी था, वो बाकायदा किसी लीगल अथॉरिटी के तहत नहीं आया था। ये अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट बताया हुआ है। दूसरा ये है कि ये जो नया अपॉइंटेड गार्डियन है वो तब तक अपनी इस गार्डियनशिप की अथॉरिटी को पावर को इंजॉय नहीं कर सकता जब तक जो कोई पहला कोई गार्डियन था जो कि बाकायदा एक लीगल वे के थ्रू अपॉइंट हुआ था, यानी बाय किसी विल या इंस्ट्रूमेंट या इसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत पास आउट हुआ था, जब तक उसकी पावर सीज नहीं हो जाती। तो ये इस ऑर्डर के दो कंसिक्वेंस हैं, ये अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 के अंदर बताया गया। अब आ जाता है आप लोग के पास नेचर ऑफ द ऑर्डर, यानी ये जो कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है गार्डियन को अपॉइंट करने का, इस ऑर्डर की नेचर क्या है। ये चीज़ें इस हवाले से जो है ये दो सेक्शन जो है सेक्शन 47 और 48 इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है। नेचर ऑफ ऑर्डर की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 जो है ना इस एक्ट का, उसके अंदर बताया गया है कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑर्डर पास होते हैं ना उनकी नेचर जो है वो फाइनल है। फाइनल से मुराद ये है कि इनके ख़िलाफ़ कोई रेमेडी आपके पास अवेलेबल नहीं है, ना आप कोई दावा दायर कर सकते हो, ना ही आप कोई और एक्शन इसके ख़िलाफ़ ले सकते हो। लेकिन सेक्शन 47 में बताया गया है, लेकिन इसी जनरल रूल की, ये तो जनरल रूल है, मतलब ये जो है ना नेचर ऑफ ऑर्डर की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि जो इस एक्ट के तहत जनरल रूल ये है कि इस एक्ट के तहत जितने भी ऑर्डर पास होते हैं वो फाइनल है, उनके खिलाफ किसी किस्म की आपके पास रेमेडी अवेलेबल नहीं। लेकिन इस जनरल रूल की दो एक्सेप्शन है। नंबर एक्सेप्शन ये है कि जो ऑर्डर सेक्शन 47 के तहत पास होते हैं उनके अंदर जो है वो आपके पास वो ऑर्डर फाइनल नहीं होते, उनके अंदर आपके पास अपील की रेमेडी होती है। और उसके अलावा वो ऑर्डर जो कि सेक्शन 47 के अंदर डिस्कस नहीं किए गए वो ऑर्डर भी फाइनल नहीं होते, क्योंकि उनके खिलाफ आपके पास रिवीजन की रेमेडी होती है अंडर सेक्शन 115 ऑफ द CPC। तो इस तरह ये जनरल रूल है कि तमाम ऑर्डर फाइनल हैं इस एक्ट के, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शन है कि वो ऑर्डर जो कि सेक्शन 47 के अंदर डिस्कस किए गए हैं उनके अंदर आपके पास अपील की रेमेडी होती है, और दूसरे वो ऑर्डर जो कि इसमें डिस्कस नहीं किया गया सेक्शन 47 उसके खिलाफ आपके पास रिवीजन की रेमेडी होती है अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC। लेकिन हम यहाँ पर ये बात करें कि यहाँ तो ऑर्डर पास हुआ है गार्डियन की अपॉइंटमेंट के हवाले से या गार्डियन की रिजेक्शन के हवाले से, तो उस ऑर्डर की बेसिकली नेचर क्या है, क्योंकि हम तो गार्डियन की अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो उस ऑर्डर की नेचर भी जो है वो बेसिकली अंडर सेक्शन 47A ऑफ दिस एक्ट आप जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस ऑर्डर की नेचर जो है वो भी फाइनल नहीं है, वो अपीलेबल ऑर्डर है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। अब ये तो इस टॉपिक के लिहाज से हमने इस ऑर्डर की नेचर तो डिस्कस कर ली। अब फर्दर आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऑर्डर हैं जिनके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। वो सेक्शन 47 के अंदर डिस्कस किए गए हैं कि कौन से ऑर्डर हैं जिनके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है। तो ये तकरीबन 9 ऑर्डर हैं
जिनके ख़िलाफ़ अपील की जा रही है। एक तो सेक्शन 7 के अंदर जो एक तो है वो कह रहे हैं कि इधर मैं सेक्शन में डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन कौन से सेक्शन का ऑर्डर जिसके खिलाफ आपके पास अपील की रेमेडी। एक तो सेक्शन 7 का ऑर्डर जो इस एक्ट के तहत पास किया जाता है, और सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ आपके पास अपील की रेमेडी होती है। जो सेक्शन 25 के अंदर ऑर्डर पास किया जाता है उसके खिलाफ अपील की रेमेडी होती है। जो सेक्शन 28 और 29 के अंदर ऑर्डर पास किया जाता है उसके खिलाफ अपील की रेमेडी होती है। जो सेक्शन 26 के अंदर ऑर्डर पास किया जाता है उसके खिलाफ अपील की रेमेडी होती है। जो सेक्शन 32 के अंदर ऑर्डर पास किया जाता है, सेक्शन 39 के अंदर पास किया जाता है। ये तमाम ऑर्डर हैं जिसके अंदर आपके पास, और सेक्शन 43 इसके अंदर जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं इन तमाम ऑर्डर के खिलाफ आपके पास अपील की रेमेडी होती है। ये जनरल डिस्कशन था, वरना इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑर्डर की नेचर है वो हमें पता है कि ये जो गार्डियन को अपॉइंट करे कोर्ट या रिजेक्ट करते, ये ऑर्डर अपीलेबल होता है अंडर सेक्शन 47 ऑफ दिस एक्ट। तो इस हवाले से जो नेचर ऑफ द ऑर्डर है वो अपीलेबल है। वैसे हम लोगों ने बता दिया, डिस्कस कर लिया कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो नेचर ऑफ द ऑर्डर है वो फाइनल है, लेकिन उसकी दो एक्सेप्शन है कि वो ऑर्डर जो सेक्शन 47 के अंदर पास हुए होते हैं वो फाइनल नहीं होते क्योंकि उनके पास हमारे पास अपील की रेमेडी होती है। फिर हम लोगों ने वो ऑर्डर डिस्कस भी कर ली कि कौन से सेक्शन 47 के अंदर ऑर्डर है जिनके खिलाफ आपके पास अपील की रेमेडी होती है। दूसरी एक्सेप्शन इसकी ये है कि वो ऑर्डर जो कि सेक्शन 47 में डिस्कस नहीं किए गए उनके खिलाफ आपके पास अपील रिवीजन की रेमेडी होती है अंडर सेक्शन 115 ऑफ द CPC। अब हम लोगों ने जिस तरह डिस्कस किया कि आपके पास यहाँ पर अपील का राइट तो होता है कि आपके पास इसके खिलाफ ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, अपीलेबल ऑर्डर है, इधर आपके पास जो है वो अपील की रेमेडी होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि ये अपील कहाँ फाइल की जाएगी, कि अपील कहाँ फाइल की जाएगी। तो उसके हवाले से दो सिनेरियो हैं। नंबर 1 तो है कि एक हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की जाएगी और अपील दायर की जाएगी। दूसरे नंबर पे है कि अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दायर की जाएगी। अब हाई कोर्ट के अंदर कब अपील दायर की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कब अपील दायर की जाएगी, इसका भी सीक्वेंस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाई कोर्ट में वो कह रहे हैं कि तब अपील फाइल की जाएगी जब ये जो फैसला है गार्डियन की अपॉइंट करने का या गार्डियन की रिजेक्शन करने का, वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। और इसी तरह जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने ये ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट या रिजेक्शन ऑफ गार्डियन पास किया होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ जो है अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर की जाएगी। तो ये तो सारा पोर्शन था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कि इसके बारे में था कि कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए किस तरह गार्डियन की अपॉइंटमेंट होगी। इसका सारा प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है। लेकिन अब इसी पोर्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं जिनको हम इसी पोर्शन के अंदर ही अभी ये डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मटेरियल क्वेश्चन के नाम से ये जो स्लाइड आपको शो हो रही है इसमें मैंने लिखा हुआ है कि कुछ ये तो हमारे काफ़ी हद तक सेक्शन जो है इस पोर्शन के अंदर डिस्कस हो गए हैं, लेकिन कुछ सेक्शन जो हैं रह गए हैं जो कि इसी टॉपिक से रेलेवेंट हैं। इसलिए मैंने उसे मटेरियल क्वेश्चन की हेडिंग के नाम से इसमें कवर कर दिया है क्योंकि वो इसी पोर्शन का ही तकरीबन उसी के साथ इंटरलिंक्ड करते हैं, तो इसको हम इसी के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है कि हम लोगों ने डिस्कस करना है डिस्कस द मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन। यानी ये तो अभी हम लोगों ने एक तरीका का डिस्कस किया है। इस एक्ट के अंदर जो गार्डियन की अपॉइंटमेंट का जो मोड डिस्कस किया है वो किया गया है वो है बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। वो सिर्फ एक मोड है, लेकिन ये सिर्फ इसी गार्डियन जो है वो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही अपॉइंट नहीं होता। इसके तकरीबन एक तो ये मोड है इसकी गार्डियन को अपॉइंट करने के वाले से, इसके अलावा जो है वो दो और मोड भी हैं जिसके लिहाज से हम लोग गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं। एक तो है विल और दूसरा कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि विल के अलावा अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसके थ्रू भी जो है वो गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। यानी कि 3 मोड हैं जिसके थ्रू गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। नंबर 1 बाय विल, नंबर 2 बाय अदर इंस्ट्रूमेंट, और नंबर 3 बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यानी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन 3 मोड है जिसके थ्रू हम गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं। अब आ जाता है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज गार्डियन, कि गार्डियन के तौर पर कौन पर्सन अपॉइंट हो सकता है। नंबर 1 तो इसका आंसर यही है कि जो पर्सन इंटाइटल थे दरख्वास्त जमा करवाने के लिए कि दरख्वास्त दे सकते थे कि हमें गार्डियन अपॉइंट किया जाए, सेक्शन 8 के अंदर हमने कहा 4 पर्सन, एक तो वो पर्सन गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। नंबर 2 जो है वो माइनर है, जो कि सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है कि माइनर भी गार्डियन अपॉइंट हो सकता है।
अब माइनर की जब हम बात करें तो उसके हवाले से जनरल रूल तो ये है कि गार्डियन के तौर पर माइनर अपॉइंट नहीं हो सकता, बट जनरल रूल ऑलवेज हैव एक्सेप्शन। तो इसकी भी एक्सेप्शन ये है कि गार्डियन माइनर जो है वो अपॉइंट हो सकता है दो सिचुएशन में। नंबर वन सिचुएशन तो ये है कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए गार्डियन अपॉइंट हो सकता है, और नंबर टू सिचुएशन ये है कि अगर तो ये जो माइनर है वो जो है वो किसी हिंदू फैमिली का मैनेजिंग मेंबर है, तो इस सिचुएशन में वो अपने उस हिंदू फैमिली के किसी दूसरे पर्सन की, दूसरे माइनर की बीवी या बच्चों के लिए भी गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। तो एक तो वो पर्सन जो कि सेक्शन 8 के अंदर इंटाइटल थे दरख्वास्त जमा करवाने की, वो बतौर गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं। नंबर 3 सेक्शन 21 के तहत हमने कहा दो पॉसिबिलिटी है कि माइनर भी गार्डियन अपॉइंट हो सकता है, और नंबर 3 जो सिचुएशन है वो है कलेक्टर इन विर्च्यू ऑफ ऑफिस सेक्शन 18 के ये कलेक्टर जो है वो भी गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। और विर्च्यू ऑफ ऑफिस से मुराद ये है कि यहाँ पर जो पर्सन उस ऑफिस को होल्ड डाउन कर रहा है, यानी जो पर्सन उस टाइम के लिए कलेक्टर है, कोर्ट जो है वो उससे भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। इससे मुराद ये है कि जो बंदा कलेक्टर के ऑफिस को होल्ड डाउन कर रहा होगा ना, वो गार्डियन होगा। अगर वो कलेक्टर रिटायर हो जाता है या अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है, रिज़ाइन कर देता है या उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो कलेक्टर जो है वो उसके पास अब ऑफिस नहीं रहा, तो वो गार्डियन भी नहीं रहा। अब उसकी जगह पर जो कोई नया बंदा आएगा वो गार्डियन कहलाएगा। तो ये लोग हैं जिनको कोर्ट जो है वो बतौर गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है नंबर ऑफ़ गार्डियन, जो कि सेक्शन 15 है। इसके अंदर बताया गया है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट एक से ज़्यादा गार्डियन भी अपॉइंट कर सकती है, आया प्रॉपर्टी के लिए भी कर सकती है, वार्ड की पर्सनैलिटी के लिए भी कर सकती है। इस तरह इन दोनों के लिए सेपरेट भी कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए अलग कर सकती है और उसकी पर्सनैलिटी के लिए अलग कर सकती है, यानी कि गार्डियन की नंबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास कि डिस्कस द नेम ऑफ द ऑर्डर विच गार्डियन कोर्ट पास ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कैरीड आउट अंडर दिस एक्ट। तो इसमें ये चीज़ अब हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि कौन से ऑर्डर जो हैं वो कोर्ट पास कर सकती है इस एक्ट के तहत। तो ये तकरीबन 3 तरह के ऑर्डर हैं जो कि कोर्ट पास कर सकती है। नंबर 1 तो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जो जिससे रेलेवेंट सेक्शन 12 और 40 सेक्शन 12 एंड 45 है। नंबर 2 जो है वो फाइनल ऑर्डर है, जिसमें हम लोगों ने कहा सेक्शन 48, और नंबर 3 ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ रेगुलेशन है, जिससे रेलेवेंट सेक्शन 43 है। अब इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जिस तरह इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन ही होती कि अभी प्रोसीडिंग चल रही है और उसके दौरान जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी एंड नहीं हुई, सम अप नहीं हुई, और उसके दौरान आप लोग जो इस तरह कोई दरख्वास्तें जमा करवाते हैं तो वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कहलाती है। सेम इसी तरह कि जो भी कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया और उससे पहले जो कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर देती है, तो उससे हम कहते हैं, यानी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोर्ट ऑर्डर पास करती है, उसे हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहते हैं। सेक्शन 12 एंड 45 ऑफ दिस एक्ट जो है वो इससे रेलेवेंट है। अब ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर शामिल हैं वो एक तो है प्रोडक्शन ऑफ माइनर का ऑर्डर हो सकता है, टेम्परेरी कस्टडी ऑफ माइनर का ऑर्डर हो सकता है, और टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ माइनर का ऑर्डर हो सकता है। अब ये जो 3 तरह के, यानी कि इस एक्ट के अंदर ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर डिस्कस किए गए हैं, इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ माइनर है उससे रेलेवेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 12 एंड 45। ये ऑर्डर जो है वो कोर्ट पास करती है उस पर्सन के ख़िलाफ़ जिसके पास जो है वो माइनर की कस्टडी होती है। तो कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर पास करके उस पर्सन को ऑब्लाइज करती है, उसे कंपाइल करती है कि आप जो है ना माइनर को कोर्ट के सामने पेश करो उस टाइम पर और उस जगह पर जो कि ऑर्डर में कोर्ट स्पेसिफाई कर देती है। लेकिन इस ऑर्डर के साथ कुछ लिमिटेशन है कि अगर तो जिस माइनर के हवाले से ये ऑर्डर पास किया जा रहा है वो फ़ीमेल माइनर है और वो पर्दा नशीन लेडी है, तो अब इस सिचुएशन में जो कंट्री के कस्टमर मैनर्स हैं ना, कि जो पर्दा नशीन लेडी को प्रोड्यूस करने के हवाले से उस लिहाज से पास किया जाएगा ऑर्डर, उसी लिहाज से पेश किया जाएगा। और अगर जिसके ख़िलाफ़ ये ऑर्डर पास हुआ है वो इस ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं करता, उसको नहीं मानता, मतलब नहीं प्रोड्यूस करता माइनर को, तो इस सिचुएशन में इस बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माना इसे हो सकता है, जो कि 100 रुपये से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं होगा।
और अगर ये जो नॉन कंप्लायंस है वो जारी रहती है तो फिर उसके हिसाब से 10 रुपये जुर्माना आपको पड़ता रहता है, लेकिन आपको 500 से ज़्यादा जुर्माना नहीं होता है, यानी से 100 से 500 की फ़ाइन के दरमियान ही स्लॉट करता है फिगर, और आपको कैद में डाल दिया जाता है। और अगर आप बयान हल्फी जमा करवा देते हो कि हाँ ठीक है मैं आप प्रोड्यूस कर दूंगा माइनर को, तो इस सिचुएशन में कोर्ट आपको रिलीज़ तो कर देती है, लेकिन अगर आप अपने उस बयान हल्फी की को वो नहीं रखते, मतलब उसकी वो इसको भी लिहाज में नहीं लाते, नहीं प्रोड्यूस कराते, तो आपको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपको दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। तो एक तो इंटरलोकेटरी में ऑर्डर में हम लोगों ने कहा कि माइनर की प्रोडक्शन का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। दूसरा ऑर्डर है माइनर की टेम्परेरी कस्टडी का ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। इससे रेलेवेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 12 है।